हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड के क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये सेट ए रहने वाला है। तो आपका जो पेपर कंपार्टमेंट का होने वाला है, जो कि कल या परसों पेपर आपका है, तो आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में अगर कंपार्टमेंट आई है तो आप उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं और क्या तरीका है कि आप कंपार्टमेंट का पेपर सही से अटेम्प्ट कर सकें, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर एमसीक्यू जो कि आपके कंपार्टमेंट के पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ एक कमेंट भी कर दें, जिससे हमें पता चल सके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन कौन इंटरेस्टेड हैं हमारी वीडियो से, तो हम ऐसी वीडियो उनके लिए लाते रहें। तो ये वीडियो रहने वाली है इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट पेपर को रिलेटेड। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो आपका पूरा पेपर है, ये कंपार्टमेंट का पेपर है, ठीक है। तो ये भी आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो आपके 80 मार्क्स का रहेगा ये पूरा पेपर। और ये सेट, ये आप देखेंगे जो ये आपका है सेट ए है, ठीक है। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, वो पढ़ने के बाद आप खुद ही देख लेना। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये सबसे पहले तो इन्होंने इन्होंने एक चीज़ बोल दिया ये सेक्शन के बारे में, कि जो सेक्शन जो आपका पेपर है कुछ सेक्शनों में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है ए है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। तो इनके देखते हैं, फिर अगले पार्ट में देखते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो 40 मार्क्स की है। और आगे कौन सी इकोनॉमिक्स होगी वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है यहाँ पे, जो ये कंज्यूमर डोमिनेंस इज इन, कंज्यूमर डोमिनेंस करता है किसे, फ्री इकोनॉमी। इसका आंसर आपका रहने वाला है आपका ये बी। तो इसे आप बी पे राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू ओ एक्सिस देन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड विल बी। जब जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल होता है ओ एक्सिस के बराबर, ठीक है, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, ज़ीरो होगी, मोर देन यूनिट होगी या यूनिट होगी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे इन्फिनिटी होगी। जब डिमांड कर्व पैरेलल होता है ओ एक्स के तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हमेशा इन्फिनिटी होती है। तो दूसरे का आंसर ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तीसरा एमसीक्यू है, ठीक है, ये कि व्हेन द प्रोडक्शन लेवल इज़ ज़ीरो देन वेरिएबल कॉस्ट इज। ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है, और वेरिएबल को शॉर्ट और लॉन्ग रन दोनों में चेंज किया जा सकता। और आप एग्जांपल देखेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट का आपका हो जाएगा मशीनरी हो जाएगा, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट में आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा और ये सब हो जाता है, ठीक है। तो अगर देखो जब प्रोडक्शन लेवल ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी ज़ीरो होगी, ठीक है, ना पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी, आपकी कॉस्ट होगी ज़ीरो। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, जब इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे फिक्स्ड होता है, तो ये आपका ओनली डिमांड के फोकस पे होता है, ओनली सप्लाई के फोकस पे आता है, या दोनों के फोकस पे होता है। तो इसका आंसर आपका सी रहने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सी लिख देंगे, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, मार्केट का जो प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड होता है, इन शॉर्ट रन, इन लॉन्ग रन, इन एवरी शॉर्ट रन। तो इसका आंसर बी होगा, इन लॉन्ग रन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी इज इंक्रीज देन द टोटल प्रोडक्शन इज। देखिए, जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकम मैक्सिमम होता है, इंक्रीज एट डिमिनाइजिंग रेट होता है, या फिर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता है। तो इसका आंसर आप डी लगाएंगे, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। और अगला को सेवन्थ है, ये आपका फिलअप आ गया। मार्जिनल रिवेन्यू एम एन इजकल टू डैश, आपको बताना है, ठीक है। एम एन किसके बराबर होता है, टी आर डिवाइडेड में
क्वांटिटी, ठीक है, या फिर TR माइनस में TR n-1, ये आपको बता देना है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम, जब अदर थिंग्स सेम होती हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल बी डैश व्हेन डिमांड विल बी डिक्रीज। देखिए, जब अदर थिंग्स सेम रिमेन होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, उस समय जो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वो क्या होता है जब डिमांड डिक्रीज होती है। तो जब डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइस भी डिक्रीज होगा। आगे चलते हैं। व्हेन टाइप ऑफ रिलेटेड व्हेन टाइप ऑफ रिलेशन इज फाउंड बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देखिए, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए, जब प्राइस किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, ठीक है। और जब सॉरी सॉरी देखिए, जब किसी की भी किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, जो उसका रेट होता है ना, वो हमेशा बढ़ जाता है। तो प्राइस बढ़ने के साथ ही डिमांड कम होती है और डिमांड के साथ प्राइस कम होता है, ठीक है। डिमांड बढ़ती है पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है, दोनों के बीच में। आगे चलते हैं। तो वही है, देखिए, कोई भी गुड्स होती है, उसकी अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, और जैसे ही उसका प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो इन दोनों में आपको नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज देन इट्स प्राइस बिकम डिक्रीज, ठीक है। व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज डिमांड विल बी डिक्रीज, ये आप लिख सकते हैं। एक नंबर का नेगेटिव रिलेशन होता है, ये बता देना आपको। और यहाँ पे आपको अभिकथन पढ़ के तर्क बताना कि दोनों सही हैं या फिर सही व्याख्या कर रहा है, वो बताना। 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 11वां आ जाता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग इन डिमांड। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़ा मत लिखना, 3 नंबर के हिसाब से लिख देना। इंक्रीजिंग डिमांड क्या होता है, जब एज अ पर्सन जो भी बायर है वो विलिंग, वो बाय चीज़ खरीदनी भी चाहता है और वो खरीदने के लायक भी है, तो ऐसे में जो कंज्यूमर होता है उस पर परचेजिंग पावर उसकी ज़्यादा हो जाती है और वो कोई भी चीज़ किसी भी दाम पे ले सकता है। और इंक्रीजिंग डिमांड ये होता है, ठीक है। इसके जो 3 कॉजेज होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, और लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है, पहला तो ये हो जाता है। और वो कोई भी क्वांटिटी कोई भी प्राइस में ख़रीद लेते हैं, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 3 लिखने। और तीसरा मैं बता दूं आपको, तीसरा क्या होगा इसका। तो इंक्रीजिंग डिमांड तो आपको पता चल गया वो क्या होता है। अब इसके जो 3 कॉजेज़ हैं वो आप पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला कॉजेज़ तो ऐसा होता है, जो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो अपनी डिमांड को बढ़ा देता है, ठीक है। और कोई भी गुड्स होती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में भी ले सकता है। और इंक्रीज इन सब्स्टिट्यूट्स गुड, अगर किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सपोज़ आप कॉफ़ी और टी दोनों पीते हैं, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो टी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। भले ही टी में की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं कि राइज इन पॉपुलेशन की वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको डायग्राम की हेल्प से बताना द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑन द। हाँ, तो क्या था हमारा क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमको डायग्राम की हेल्प से समझाना है द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन द प्राइस सप्लाई इज परफेक्ट इलास्टिक। तो देखिए, हमें डायग्राम के साथ समझाना है, किसको समझाना है, डिक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। आपको डिक्रीज इन डिमांड को बताना है इक्विलिब्रियम प्राइस पर व्हेन सप्लाई इज परफेक्ट इलास्टिक, जब सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक होती है तब आपको डिक्रीजिंग डिमांड को डिमांड ऑन प्राइस पे बताना है, ठीक है। ये आपका 3 नंबर का, ये भी बताना आपको। और थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, 13वां क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। आपको डिफरेंस बिटवीन बताना पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में आपको थोड़े बात बता दी कि पॉजिटिव इकोनॉमी में जो होता है ना, जो चल रहा है और जो जो चल रहा है
उसके बारे में बात होती है, और नॉर्मेटिव में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बात होती है। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड होती है, और इनमें ओनली आप वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, शुड बी, मतलब ये होना चाहिए। ये फैक्ट पे बातें करता है और ये फैक्ट पे बातें नहीं करता। ठीक है, इसके अपोजिट में ही दे रखा है, अथवा में दे रखा है आपको, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व बताना और उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। ठीक है, ये भी करके जाना। ये बहुत बार पूछा गया है, 12 क्वेश्चन आपका। हाँ, ये जो आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो ये आपका 14 क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन द सीलिंग एंड फ्लोरिंग प्राइस, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये 4 नंबर का, ये पढ़ के जाना। 15 क्वेश्चन आ चुका है आपका, राइट द एक्सपेक्टेशन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। आपको लॉ ऑफ सप्लाई एक्सेप्शन बतानी है, लॉ ऑफ सप्लाई की एक्सेप्शन बतानी है। ठीक है, कहाँ ये टूटता है वो बतानी है। उसके अथवा में एक्सप्लेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विद एग्जांपल। आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताना है, दोनों के बारे में मैंने पहले बता दिया। तो आप सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अथवा में एक और है, आप अगर आपको 15 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इनमें से आप कोई एक कर सकते हैं। ये आपका आ गया, आपको प्रोडक्शन यूनिट दे रखा है, रिवेन्यू दे रखा है, आपको एवरेज रिवेन्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका 20 रहेगा, इसका एवरेज हो जाएगा 15, ऐसे करके आपको सबके एवरेज निकालना है। उसके बाद आपको मार्जिन निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा के आप निकाल देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बहुत सी चीज़ें समझाई जाती हैं। आपको डिमांड को, इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड और उनके सभी जो 6 पार्ट होते हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, वो सभी के बारे में पूछा जाएगा। और बहुत से क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे। इंडिफरेंस कर्व और राइट इज करेक्टरिस्टिक। देखिए आपसे पूछा इंडिफरेंस कर्व, आप इंडिफरेंस कर्व से क्या जानते हैं वो बताना है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और उसके करेक्टरिस्टिक और वो कैसा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है वो बताना है। ठीक है, और ये सब, और वो क्या चीज़ इंडिकेट करता है वो बताना है। इसके अथवा में देगा व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना है। ठीक है, और एक्सप्लेन द, देखिए आपसे प्राइस और परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड दोनों पूछ सकता है। ठीक है, उस हिसाब से बताना। एक्सप्लेन द मेन कॉजेज विच आर अफेक्ट टू इट, और आपको मेन कॉजेज बताने जो इसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड को। 17 क्वेश्चन आ जाता था आपका, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आप टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताना है क्या होती हैं और आप उससे क्या समझते हो वो बताना है। और रिलेशनशिप बताना है आपको इन दोनों के बीच में। ठीक है, और इसके अथवा में दे रखा है 17 के अथवा में, अगर आप 17 का पहला नहीं कर सकते तो दूसरा कर दीजिए। दूसरा क्या दिया, व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। देखिए आपसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर दोनों पूछ सकता है, तो आप दोनों पढ़ के जाना है। यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर पूछा है, राइट द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। आपको कारण बताने, कॉजेज बताने इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर के। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ चुका है सेक्शन बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आप बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन दे दिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इन द सेक्टर विच। आपको बताना है कौन सा है कि शेष विषय क्षेत्र वह है जो प्रोड्यूसर थिंग्स, कंज्यूमर थिंग, बोरो एंड मनी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट थिंग। ठीक है, ये आपको बताना। 19वां क्वेश्चन है आपका, टोटल मनी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड ओनली कॉइन करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, गोल्ड एंड नोट्स। तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, और ये आ गया इफ़ एम पी सी जीरो, अगर एम पी सी जीरो है देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के कितनी होगी वो आपको बताना है। 21वां क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट मोटिवेटेड बाय द होप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। ये बताना है इन्वेस्टमेंट मोटिवेटेड बाय द होप ऑफ प्रॉफिट कैसे मोटिवेट करता है वो बताना है आपको। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट, आपकी मेन सोर्स ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम
गवर्नमेंट की बतानी है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है प्राइमरी डिफिशिएट का फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ है, फिशियल डिफिशिएट माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और फिशियल डिफिशिएट प्लस में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फिशियल डिफिशिएट इनटू में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फिशियल डिफिशिएट डिवाइडेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपसे पूछा हुआ है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ गुड और सर्विस टैक्स आपके कैसे टैक्स हैं वो आपको बताने, डायरेक्ट टैक्स हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है, वो बताना। सप्लाई क्रिएट इट ऑन डिमांड उसे सब पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, जो सप्लाई होती है वो खुद ही अपनी डिमांड निर्धारित करती है, ये किसने कहा है वो आपको बताना, मार्शल ने कहा है या जेबी शे ने कहा है वो आपको बताना, ठीक है। दोनों चॉइस दे रखी है प्लस। और 26वां क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ इंडियन सेंट्रल बैंक। तो इंडिया की सेंट्रल बैंक का आप नाम लिख सकते हैं, केंद्रीय बैंक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको अभी कथन और तर्क दे रखा है, आपको वो बताना कौन सा सही है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको इन तीनों पे 1-1 मार्क्स का नोट लिखना है, ठीक है। राइट द फॉर्मूला, और सॉरी आपको इनका फॉर्मूला लिखना है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, आपको इन तीनों को फॉर्मूले लिखने, ठीक है। 29वां क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बजट ऑन इकोनॉमी, बजट के क्या इफेक्ट पड़ते हैं इकोनॉमी पे आपको वो बताना है, ठीक है। इसके अथवा में दे रखा है, 29 के अथवा में देख रहा है राइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स, टैक्स की जो विशेषताएं होती हैं करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपको उनके बारे में लिखना है। और इसके अथवा में भी देख रखा है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, योग्यता आधारित। तो कैलकुलेट रेवेन्यू डिफिशिएट, रेवेन्यू डिफिशिएट, फिशियल डिफिशिएट एंड प्राइमरी डिफिशिएट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दे रखा है आपको उससे रेवेन्यू डेफिशिएट फाइंड करना है, फिशियल डेफिशिएट फाइंड करना है, प्राइमरी डेफिशिएट फाइंड करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 30वां क्वेश्चन आपसे, आपको विशेषताएं पूछी हैं, कैरेक्टरिस्टिक पूछी हैं किसकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पूछी हैं। चौथा क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ चुका है अगला, एक्सप्लेन द मेन टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, आपको उपभोक्ता वस्तु की मुख्य श्रेणियों का आंसर बताना है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड ये भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है 31वां क्वेश्चन, तो इसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में जोड़ सकते हैं। व्हाट आर द मेजर टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं वो आपको मेजर बताने हैं, ठीक है। प्रतिकूल भुगतान श्रेय को सुधारने में के उपाय बताएं। इसके बाद 32वां क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आपको एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट के बारे में बताना है, इसमें सभी की ऑल डिमांड इंक्लूडेड हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है, 6 नंबर का है, बड़ा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो देखिए जो ये नेशनल इनकम वाला क्वेश्चन है ये हर साल बड़े क्वेश्चनों में और शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो इसके 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम फाइंड करने के, वैल्यू एडिशन मेथड होता है, प्रोडक्शन मेथड होता है और एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो आपको तीनों न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी अच्छे से कर लेना, ये आपका क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स के पूरे पेपर में आते ही आते हैं। तो ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन प्रोडक्शन मेथड पूछ लिया, ठीक है। नेशनल इनकम का वो बताना आपको कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी हमें छोड़नी पड़ती हैं वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने थ्योरी वाला ऑप्शन दे दिया, आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम फाइंड करनी है इनकम मेथड के ज़रिए, और यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दे रखी हैं इनकी हेल्प से आपको। 34वां क्वेश्चन है बार्टर सिस्टम, आपको बार्टर सिस्टम के बताना है। जब देखिए जब मन पैसा नहीं आया था उसके बाद तो उस समय जो लेन देन होता था कैसे होता था, वो होता था बार्टर सिस्टम से, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन ही बार्टर सिस्टम होता है। आपको टेल डाउन बैक ऑफ दिस सिस्टम, इस प्रणाली की असुविधाएं, और इस प्रणाली की क्या असुविधाएं थी वो बतानी है। जैसे कि अगर किसी को
गेहूं के बदले चावल नहीं चाहिए, लेकिन सामने वाला सिर्फ चावल ही दे सकता है, तो उस समय ये असुविधा थी, जो कि जो उसमें जो व्यापार होता था वो हो नहीं पाता था। ठीक है, तो एक तो ये हो गई थी। और इसे हम बहुत दिनों तक एज अ बहुत दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे, अनाज को ख़राब हो जाता था। ऐसे बहुत से थे, वो आप लिख देना, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और अब व्हाट आर सेंट्रल बैंक, सॉरी व्हाट आर कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक कौन कौन सी है वो बतानी है। ठीक है, जितनी भी बैंक है कमर्शियल उनके नाम लिख देने हैं आपको। राइट डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, आरबीआई और कमर्शियल बैंक हैं, उनके डिफरेंस लिखने हैं, उनमें क्या क्या अंतर है वो सब आपको बताना है। तो अब बात करें जो इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो कौन कौन से हैं, तो चलिए स्टार्टिंग में चलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, देखो एमसी की तो आप बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन अब हम सीधी क्वेश्चन आंसरों से बात करेंगे। तो ये आपका जो इंक्रीजिंग इन डिमांड है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। और ये कभी कभार ये दोनों एक साथ पूछ के आपसे सीधा 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला चलते हैं नीचे। हाँ, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ये भी आपसे पूछा जाता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बारे में। और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। नीचे चलते हैं, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, 14वां। ये भी आप देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। नीचे चलते हैं, थ्योरी वाले तो आपसे पूछी जाएंगी और ये 16वां के जो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं ये भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और रिटर्न इंक्रीजिंग ये मैंने बताया था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर वाला। अगले पे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपको डिफरेंस बिटवीन बता देता है और पूछ लेता है, तो ये भी आपको करना है। और एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट क्या होता है वो भी आपको बताने हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में। और जो नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन है वो तो सभी इंपॉर्टेंट हैं ही, तो तीनों मेथड कर लेना। और ये कमर्शियल बैंक क्या होती हैं और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या अंतर है वो भी पूछ सकता है। और कभी कभार सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के कार्य के बारे में भी पूछ सकता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं इकोनॉमिक्स के। तो आप यही अगर करके जाते हैं तो आप पेपर में आसानी से पास हो सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। थैंक यू।